नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जहाँ भी जीएस से प्रश्न बनता है यह सभी जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, अल बर्नी साथ आया था। मतलब अल बर्नी किसके साथ आया था? इसका राइट आंसर हो जाए गजनी के महमूद के साथ। गजनी के महमूद के साथ अल बर्नी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी और रुतवी आदि विद्वान थे। ध्यातव्य है कि महमूद गजनवी ने 1009 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। उसके आक्रमणों को जिहाद माना है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती को समाप्त करना था। इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती मीन्स मूर्ति पूजा। तो देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि किताब उल हिंद और तहकीक हिंद यह किसकी? अल बर्नी की ही रचना है और यह महमूद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट देखिए, धौली स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। धौली हिल्स उड़ीसा में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, दया नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? कलिंग क्षेत्र। और यहाँ पे इसका 14वां शिलालेख मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है सारे, इसको आप सब देख लीजिएगा। तीसरा देखिए, फाहियान भारत में आया। यह आया था 399 एडी में। 399 एडी में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री या विद्वान जो थे, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डायमेकस। और डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। और हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से याद कर लेना है। चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। किसका देश कहा है? ब्राह्मणों का देश कहा है। प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी विद्वान मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस बिंदुसार, डायोनीसियस अशोक के दरबार और हेनसांग हर्षवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब सारी चीजों को याद कर लेना। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? यह था इब्राहिम लोदी। क्योंकि 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इसी प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इस बात को इतिहासकार नियामतुल्ला द्वारा भी कहा गया है। इसके द्वारा? नियामतुल्ला के द्वारा। पांचवा देखिए, कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। कौन सा विद्रोह? कोली विद्रोह। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। मतलब यह जो विद्रोह हुआ था यह छोटा नागपुर में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी के लगभग हुआ। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया था जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर के मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। किसको दे दी? मतलब इसमें बता रहा है छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराय, इंपॉर्टेंट है, सुरगा और सिगराय ने किया। यह मुख्य रूप से सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बात तो कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में। और यह किस प्रकार का विद्रोह था? यह कोल विद्रोह 1831 में, और इसका नेतृत्व किए थे
सुरगा और सीगराय। कारण क्या था? इनकी मुखिया लोगों की जमीन मुस्लिम और सिख किसानों को दे दी गई थी। छठा में देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? इनका कार्य क्षेत्र झारखंड रांची में है। कहाँ पे है? झारखंड रांची में। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। यही इनका कार्य क्षेत्र भी था। इन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारा का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था। तो ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा रांची मनाया जाता है और यह मुंडा जाति के आदिवासी थे। और सबसे बड़ा इनका था कि वर्तमान में रांची के सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। और इन्होंने आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1893 से 1900 के बीच। देखिए अभी प्रश्न दर्रा से है, सातवां। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाथू का सिक्का गिरा तो सिक्किम में यह है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो दर्रा से भी प्रश्न काफी विषय देखिए। नाथुला सिक्किम में, तो नाथूराम का सिक्का गिरा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा हो गया और सिक्का मतलब सिक्किम। जो जिला पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर में है। काहो जेपी बापू इसका कोड है। इससे आप सब याद रख लीजिएगा। नीति माना यह उत्तराखंड में है। मालिनी से आपको याद रखेंगे यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सिपकिला रोहतांग और हिमाचल प्रदेश में। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा कुडनकुलम। कौन सा हो जाएगा? कुडनकुलम। यह कहाँ पे है? तमिलनाडु प्रांत के तिरुनेलवेली स्थित जिले में स्थित तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई किसको समर्पित किया था? राष्ट्र को। तो याद रखिएगा परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, यह कुडनकुलम हो जाएगा। नौवां देखिए, यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? यह हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे किसानों का देश कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा दी जाती है। किसकी? वाइन यार्ड की। तो आप याद रखिएगा कि यूरोप में जो खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर है यह कौन सा है? फ्रांस है। क्या है? और इसको क्या कहा जाता है? किसानों का देश। 10वां देखिए, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, यह हो जाएगा डेन्यूब। कौन सी नदी हो जाएगी? डेन्यूब। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व से बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। पहला है बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया। वोल्गा के पश्चात यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जबकि राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। विश्व के सबसे अधिक व्यापार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडम भी इसी पे स्थित है। वो कौन से? नीदरलैंड में। क्या नाम है उसका? रॉटरडम। कई बार प्रश्न आ जाएगा कि रॉटरडम बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे है? नीदरलैंड में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डेन्यूब। 11वां देखिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पे स्थित है? किम्बरले खान वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी ही यह दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध हीरे खान है। ध्यातव्य है दक्षिण अफ्रीका संसार का सर्वाधिक सोना भंडारक एवं
तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ का अधिकांश स्वर्ण हाई वेल्ड के वीटर वाटर सरेंड बीटर वाटर सरल क्षेत्र में पाया जाता है। एरिया है जहाँ पे काफ़ी पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर की उपमा प्राप्त है। किसको? जोहान्सबर्ग को। देखिए सारे भी फैक्ट इसके इम्पॉर्टेंट है। तो किम्बरले खान यह हीरे की खान है और कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। 12वां देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? यह नहीं थे तो कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भारत के उपराष्ट्रपतियों की क्रमवार सूची। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 52 से 62, जाकिर हुसैन 62 में, बीबी गिरी 67 में, जीएस पाठक 69 में, बीडी जत्ती 74 में, एम हिदायतुल्लाह 79, आर वेंकटरमण 84, शंकर दयाल शर्मा 87, के आर नारायण 92, कृष्णकांत 97, बी एस शेखावत 2002 और मोहम्मद अंसारी 2007 से 2017 और वेंकैया नायडू वर्तमान में। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जो नहीं थे वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बन सके, जबकि 1974 में वे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। 13वां देखिए भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह करती है डी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। अतः स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितना है? 6 वर्ष है। 14 देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, तो याद रखिएगा अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी में कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालक समिति के थे के.एम. मुंशी। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान रखिएगा। 15वां देखिए भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, तो हो जाता है स्वतंत्र प्रेस। क्या हो जाता है? स्वतंत्र प्रेस। 16वां देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है तो संसद की बनती है। किसी बनती है? संसद की। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई। यह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों में व्यवस्थापित करता है एवं उनका निरीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और जो उसे संसद पटल पर रखते हैं, उसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चूंकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के सदनों के सभा पटल पर रखवाता है और जांच संसद समिति द्वारा करवाई जाती है। जांच संसद समिति द्वारा करवाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए उस समय का एक करंट टॉपिक है कि कौन सा शहरी विकास मंत्रालय बनाए गए सर्वेक्षण भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग को शीर्ष पर रहा। तो इसका देखिए राइट आंसर इंदौर है, लेकिन वो इसमें नहीं है, तो यह प्रश्न विवादास्पद है। 18वां देखिए किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन पत्र भेजा था? तो यह हो जाएगा पांडिचेरी। कौन भेजा था? पांडिचेरी। 19वां देखिए निम्नलिखित से हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? उस समय करंट टॉपिक है डेल स्टेन। तो क्रिकेट से भी आपको प्रश्न देख के जाना है। 20वां देखिए किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद में 115 लोगों को मार दिया था? तो यह इराक है। ये उस समय का करंट टॉपिक है। 21 में देखिए 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव क्या था? तो उस समय का राइट टॉपिक है विदेशी वाणिज्यधारी में हुआ था। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित किससे नाम से जुड़ा था? यह डी हो जाएगा पंडित दीनदयाल
उपाध्याय के नाम से जुड़ा था। 23rd में देखिए निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो यह हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कोर उद्योगों में नहीं है। तो निर्देशित कोर उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। निर्देशित कोर उद्योगों में 8 उद्योगों को सम्मिलित किया गया। ये है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इन 8 उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 38% योगदान है। कितना है? 38% योगदान है। तो सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यह लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। इसके द्वारा लाया जाता है नौ संचालकों। सोनार एक उपकरण है जिसे समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए जल के नीचे की वस्तुओं जैसे मछली के स्रोत, नष्ट हुए जहाजों, दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग में किया जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक एवं इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 25 में देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यह हो जाएगा स्कार्बिक अम्ल। इसका क्या नाम है? स्कार्बिक अम्ल। 26 में देखिए हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, तो हो जाएगा प्रकीर्णन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा। 27 में देखिए बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? समुद्री जल। क्या हो जाएगा? समुद्री जल। अब देखिए 28 का है कोई व्यक्ति 10 में 11 सेब खरीद करके और फिर यहाँ 11 में 10 से बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ से आप देख लीजिए कि जो है इसका फार्मूला कितना हो जाएगा। 11 ग्राम 121 और 10 दहा में 100। 11 ग्राम 121 और माइनस 100 तो बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 21%। कितने का हो जाएगा? 21%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखिए आपको ऐसे निकाल लेना है कि इसमें आपको पहले इसका स्क्वायर कर देना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है और उसको जो है माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 21%। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मतलब सी। देखिए इसका फार्मूला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बराबर 4 जब वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब इसका देखिए 5000 का 10% का 20% कितना होगा? देखिए 5000 गुणित 10/100 गुणित 20/100। तो इसमें आप सारे काट देंगे, यहाँ बचेगा कितना? देखिए ए कट गया, फिर ए कट गया, 1 0 1 0 1 और यहाँ पे 2, तो 50 गुणित 2 बराबर 100। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों आज ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप सब लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप सब शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।